मेरे ससुर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत करते। कभी कहते कि बहू सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है, तो कभी कहते वह मेरे खाने-पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। और तो और, कभी कहते कि आज बहू ने चाय में चीनी ही नहीं दी। कभी कहते कि बहू ने आज मेरे खाने में नमक तेज़ कर दिया। मेरे ससुर ने मेरे पति से कहते ही बहू बहुत लापरवाह हो गई है, जबकि यह सब बिल्कुल झूठ था। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। मैं तो अपने ससुर के हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। मैं तो अपने ससुर का बहुत ख़्याल भी रखती थी, लेकिन पता नहीं क्या मेरे ससुर हर समय मेरी शिकायत करते। मेरे पति से कहते रहते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आता था और वह मुझसे बहुत नाराज़ हो जाया करते थे। मुझे कहने लगते थे, कभी-कभी तो मेरे ससुर की बातों से आकर मुझसे बात भी नहीं करना बंद कर देते थे। जब मेरे पति मुझसे कहने लगते, मेरे ससुर मुझे बचाने के बीच में तो आ जाते थे और मेरे पति से कहते ही, तुम इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या यह मेरी बेटी जैसी नहीं है? यह सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था और वह मेरी शिकायत मेरे पति से करते थे और फिर उसके बाद खुद मुझे बचा भी लिया करते थे। मैं उनका दोगला व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल के बच्चों को लेने जा रही थी, तब मेरे ससुर जी बोले कि आज बच्चों को होटल में लेकर आना है। मैं होटल गई तो एक अनजान आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं घर जाकर वापस आ गई और घर में जब वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में मेरे नाम का दिया है और मैं उस 19 साल की मैं अपने माता-पिता की इकलौती औलाद थी। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसी वक़्त मैं कॉलेज के बीच में कर रही थी। मेरे कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम राकेश था, मुझे पसंद करता था। जैसे ही मेरे बीए कंप्लीट हुआ, राकेश ने रिश्ता लेकर अपनी माँ को मेरे घर भेज दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि राकेश मुझे पसंद करता था, जबकि उसकी माँ ने घर आकर यह बात कही कि मेरी माँ और मैं हैरान हो गए। रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने मेरी शादी राकेश से कर दी। शुरू-शुरू में सब कुछ तो ठीक-ठाक चल रहा था। राकेश मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन धीरे-धीरे राकेश एकदम से बदल सा गया था। अक्सर मेरे ससुर की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। मेरे साथ बहुत अच्छी औरत सास बहुत अच्छी औरत थी, वह हमेशा मेरी तरफ से ही बोला करती थी। वह हर बार मुझे राकेश के गुस्से से बचा लेती थी। वक़्त गुज़रता गया, मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। रोज़ की तरह आज भी जब मेरे पति घर आए तो मेरे ससुर ने उनसे मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। ससुर के मुँह से मेरी शिकायतें सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वह मुझे मारने लगे और जब वह मुझे मारने लगे तो हर बार की तरह इस बार भी मेरे ससुर ने मुझे बचा लिया और मेरे पति कहने लगे कि तुम बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो? तुम्हें पता है ना ये मेरी बेटी जैसी है। और फिर उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है, बस चाय में चीनी ही तो ज़्यादा डाली थी। मेरे पति ने कहा कि पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया है तो आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यह कहकर मेरे पति कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे कमरे में चली गई। मैं अपने पति से कहा, आप खाना खा लीजिए। आप गुस्से में हैं, मुझसे नाराज़ हैं। खाने में भला कैसी नाराज़गी है, आप खाना खा लीजिए। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूँगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे पति ने के साथ खाना खाया। जब मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया तो मैं अपने पति से कहा, आपको तो पता है मैं हर काम बहुत अच्छे ध्यान से करती हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि पिताजी की चाय में चीनी किसने डाल दी। मेरे पति ने कहा, ठीक है, आगे से तुम ध्यान रखना। मेरी सास अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, इसलिए अब घर की सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार मुझसे गलती हो जाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी, मैं घर का सारा काम
और मैं स्कूल बच्चों को लेने के लिए जा रही थी। पिताजी ने मुझे रोका और मुझसे कहा कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर से यह मेरी शिकायत करेंगे, मेरे पति से मुझे मार खिलाएंगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। खाना बनाने बच्चों को लेकर आ जाऊंगी, यह मैंने सोच कर। लेकिन जब मैं खाना बनाकर सबको खिलाकर फ्री हुई तो तब 4 बज चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि बच्चे अब तक स्कूल में अकेले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने के लिए घर से निकली तो मैंने देखा कि बाहर बच्चों को के साथ आ रहे हैं राकेश। या तो देखकर मैं सुकून की सांस ली, लेकिन जैसे ही राकेश घर में आए मुझ पर बरसने लगे। मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, कहने लगे कि तुम बिल्कुल लापरवाह हो गई हो। तुम आखिर बच्चों को लाने कैसे भूल सकती हो? तुम बच्चों को अभी कुछ ख्याल है या नहीं? राकेश मुझे मारने वाले थे कि पिताजी बोल पड़े, बेटा आखिर बहू की बात तो सुन लो कि वह क्या कहना चाह रही है। पिताजी ने बताया कि बहू बच्चों को लेने ही जा रही थी, लेकिन मैं उसे रोक लिया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, इसलिए मैं नहीं उन्हें खाना बनाने के लिए कहा था। यह सुनकर राकेश बोले, ठीक है पिताजी, लेकिन यह मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना, बच्चों को मैं लेकर आ जाता। लेकिन इसे तो बच्चों को बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। अगर मेरे पास उनके स्कूल से कॉल नहीं आता तो मैं बच्चों को वहीं बैठे रहते और रोते हुए रहते। मैं राकेश से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मुझे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। राकेश गुस्से में कमरे में चले गए। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने देखा कि किसी न्यू नंबर से कॉल आई थी। मैं फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह राकेश ने मुझे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसकी कॉल आ रही थी। मैं राकेश के बताया कि मोदी रॉन्ग नंबर है, कोई कॉल थी राकेश की। मुझसे कहा कि इतनी रात को क्यों कॉल की? माँ जी का फ़ोन है, इतनी रात को क्यों फ़ोन आया है? माँ ने कहा कि कुछ नहीं, ऐसा ही बस बताने के लिए कॉल की है कि वह अभी कुछ दिनों के बाद आएंगे। अब मेरे नंबर पर रोज ही रात को कॉल आई थी और रात में फ़ोन बंद करके सो जाती थी। राकेश रोज मुझसे पूछते कि किसकी कॉल आती है। मैं रात को कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब तो मेरे नंबर पर रोज मैसेज आने भी शुरू हो गए थे। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने अपने को अपना मोबाइल दिया और उनसे कहा कि देखना इस पर किसकी कॉल रॉन्ग आ रही है और वह मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज़ इसे बात करके देखो कि आखिर यह कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन तुम अपने भाई को कुछ भी मत बताना। उसने कहा ठीक है, आप फिक्र मत करो। मैं इसी तरह अपने फ़ोन कॉल से परेशान थी कि दूसरी तरफ मेरी जेठानी की बेटी भी हमारे घर आई हुई थी। उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी और वह सारा दिन घर से बाहर रहती थी। सुबह निकल जाती थी अपने दोस्तों के पास कह के जा रही हूँ, लेकिन शाम तक वापस नहीं आती थी। पता नहीं वह मुझे किस मुसीबत में डालना चाहती थी। एक दिन जब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने वाले कि बहू तुमने राकेश को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वह तुम्हें कुछ कहे हमारे तो तुम्हें उनसे डरना नहीं। अगर राकेश मेरा बेटा है तो तुम भी तो मेरी बेटी ही जैसी हो। उनकी बातें मैं सुन के हैरान रह गई और सोचने लगी यह तो हमारी लड़ाई करवाते हैं। इन्हीं की शिकायतों की वजह से तो राकेश मुझ पर हाथ उठाने लग गए हैं। आज फिर यह इतने अच्छे कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। इतने में बाहर से राकेश की चीखने चिल्लाने की आवाज़ में आने लगी। मैं और पिताजी उठकर बाहर की तरफ गए। हमने जाकर देखा कि राकेश मेरी जेठानी की बेटी पर गुस्सा कर रहे थे। मैं राकेश से कहा कि क्या हुआ राकेश, आप इसको कुछ क्यों इस पर गुस्सा कर रहे हो? तो राकेश ने उल्टा मुझ पर ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम घर का ठीक से ध्यान रखती तो आगे सब कुछ ठीक ही होता। मैंने कहा कि आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। तब राकेश ने कहा कि यह रोज कहाँ जाती है, तुम्हें पता नहीं है? यह रोज किसी लड़के से बाहर मिलने जाती है और तुमने मुझे आज तक यह बात नहीं बताई और उल्टा तुम इसका साथ दे रही हो। मुझे तो लगता था कि तुम इसके साथ मिली हुई हो। यह सुनकर पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम सबके
उनकी तरफ भेजा और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों में बाद एकदम सर आँख काजल तक मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया कजिन ने, और कहने लगे कि इस पर भी कोई रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं आएगी। आप फ़िक्र मत करें भाभी, मैंने आपका फ़ोन वापस कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया है। कुछ दिन तक तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन बाद में फिर मेरे कॉल पे कॉल आए, मैसेज आना शुरू हो गए। मैंने कॉल से बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सोचा एक दिन इनसे बात करके देखती हूँ यह कौन है, अगर मुझसे क्या चाहता है। एक रात जब मैं कॉल उठाई तो फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम मुझसे। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं उससे कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। यह सुनकर तो वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शादी से कोई आपत्ति नहीं है, मेरे साथ भाग चलो। मैं उसे बहुत बातें सुनाई और फ़ोन काट दिया। यह बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह मुझ पर ही शक करते। मैंने सोचा क्यों ना मैं जब बात अपने यह ससुर को बता दूँ, हो सकता है वह इस बात का हल निकाल सके। मैं अपने ससुर को पूरी बात बताई। वह मेरी बातें सुनकर परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि तुमने अच्छा किया जो राकेश को कुछ भी नहीं बताया। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल दिया था, लेकिन न जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से आ गया। वह उसे भी कॉल पर मैसेज करने लगा। आखिर कब तक अपने पति से यह बात छुपाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी, रास्ते में उसकी कॉल आई और कहने लगा कि तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, तुम यहाँ मेरे पास होटल में आ जाओ। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई और फौरन होटल की तरफ अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल में पहुंची तो वहाँ एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वह मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उनके चेहरे पर उसके नकाब था, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मैंने अपने बच्चों से कहा कि क्या तुम इन अंकल को जानते हो? बच्चों ने कहा नहीं मम्मी, हम इन्हें नहीं जानते। तो फिर मैं बच्चों से कहा कि तुम इनको साथ क्यों आए हो? तो मेरे बच्चे खाने वाले थे। मम्मी की अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाई है। वह आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं अपने बच्चों की वजह से ही उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे उसे उस आदमी के पास थे। मैंने अपने बच्चों को लिया, मैं जल्दी से घर वापस आ गई और राकेश गुस्से में मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे थे। गुस्से से उनका पूरा चेहरा लाल हो गया था और घर से बाकी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। मुझे सब लोग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई पाप करके घर वापस आई हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं की थी, मेरा तो कोई कसूर भी ना था। मैं तो उस आदमी को जानती तक भी नहीं थी। मुझे अपने बच्चों के खातिर उसके पास जाना पड़ा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे देखकर अपनी नज़र नीचे कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पता चल चुका है। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो राकेश ने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा और बहुत सारी फ़ोटो मेरे ऊपर फेंकी। जब वह फ़ोटो मैंने उठाकर देखी तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह फ़ोटो मेरे और उस आदमी की है जो किसी ने कंप्यूटर से बनाई थी। उसमें मैं नहीं बल्कि कोई और औरत थी जिस पर मेरा चेहरा लगा दिया गया था। राकेश ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती आई हो और अब तो तुम्हें हद ही पार कर दी है। आज तुम बच्चों को भी उनसे मिलाने के लिए ले गई हो। मैंने कहा राकेश, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार पिताजी से तो पूछ लो, वह सब जानते हैं। पिताजी ने कहा राकेश, मैं तो तुमसे पहले ही कहना चाहता था कि यह औरत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो हमारी एक न सुनी और इससे शादी कर ली। अब तुम ही देख लो यह क्या गुल खिला रही कर आ रही है। पिता की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं खामोश खड़े उनका चेहरा देखने लगी और सोचने लगी, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं?
वह तो सब कुछ जानते हैं। राकेश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और सदमे की वजह से उनका देहांत हो गया। मेरी जिंदगी में अब मेरी माँ ही बची थी, वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मैं अकेले अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। राकेश ने मुझे छोड़ दिया था। राकेश को कुछ तो मुझ पर शक था कि यह बच्चे पता नहीं इसके हैं या भी नहीं। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करने में अपने बच्चों का पेट भरती। समय के साथ साथ मैं और मेरे बच्चों को अकेले जीना सीख लिया था। इस बार को 10 महीने गुजर चुके थे। एक दिन जब घर के दरवाजे पर किसी ने कुंडी बजाई, मैं जाकर देखा तो मेरी सास थी। वह मुझे कहने लगी कि बेटी कैसी हो, बच्चे कहाँ हैं, वह कैसे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, अब आप मुझसे क्या चाहती हैं, आप मेरे बच्चों को क्यों पूछ रही हैं, आपने तो उन्हें अपना खून मानते ही थे नहीं, इनकार कर दिया था मानने को भी। तो वह कहने लगी कि बस करो बेटी, हमने जो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था शायद उसकी ही सज़ा हमें मिल रही है। मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तो मेरे साथ चलो। राकेश तुमसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। मैंने कहा राकेश कहाँ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह तुमसे और अपने बच्चों से मिलना चाहता है। यह सुनते ही मैं फ़ौरन अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुँची। राकेश ने मुझे देखते ही मुझसे माफ़ी मांगी, बच्चों के सिर पर हाथ रखा और इस दुनिया से चले गए। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मेरी सास ने मुझे दिलासा दिया और मुझे बताया कि यह सब कुछ किया धरा तुम्हारे ससुर का है। राकेश को उन्होंने किसी पर गोद लिया था। राकेश के असल माता-पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे और राकेश के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसलिए वह चाहते थे कि राकेश की कभी शादी ना हो। लेकिन राकेश ने तुम्हें पसंद कर लिया था, शादी की जिद करने लगा था। लाख मना करने के बावजूद भी राकेश ने तुमसे शादी कर ली। इसलिए तुम्हारे ससुर ने यह खेल खेला था ताकि राकेश की तुम्हारी लड़ाई हो सके, तुम्हें छोड़ दे और किसी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। लेकिन राकेश के असली माता पिता ने उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम कर दी है। उसी आदमी को भी तुम्हारे ससुर ने ही पैसे दिए थे जिसने तुम्हें होटल में बुलवाया था, और तुम्हारी झूठी तस्वीर भी तुम्हारे ससुर ने ही बनवाई थी। जब राकेश को इस बात के बारे में पता चला तो वह तुम्हें लेने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह यहाँ हॉस्पिटल आ गया। तुम्हारे ससुर भी चल फिर नहीं सकते थे, उन्हें उनके लिए सज़ा मिल चुकी थी। उनके बाद मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना और शुरू कर दिया। मैं उनसे अपने ससुराल चली गई। राकेश की मौत के बाद दूसरी शादी भी नहीं करी। अपने बच्चों के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। राकेश और बाकी सब लोगों को भी मैंने माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं आपको प्यार भरा मेरी तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में।